आत्मा का कायाकल्प। 3,000 अमेरिकी बुजुर्गों की भारत यात्रा। इस छोटे से देश में आखिर ऐसा क्या हो सकता है? यही संदेह भरी नजरों से देख रहे थे अमेरिका के 3,000 अमीर बुजुर्ग। वे पूरी तरह से निजी चार्टर्ड विमानों में सवार होकर किसी अनखोजी धरती का मुआयना करने के अंदाज में भारत की धरती पर उतरे। लेकिन सिर्फ 6 दिन और 5 रातों की इस छोटी सी यात्रा ने उनकी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। वापसी के दिन दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अविश्वसनीय दृश्य था। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत और दौलत रखने वाले ये बुजुर्ग बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे और वापस नहीं जाना चाहते थे। आखिर उन्होंने भारत में ऐसा क्या देख लिया और उन पर कौन सा जादू चल गया था? यह कहानी है भारत के प्राचीन आयुर्वेद और यहाँ के लोगों के दिल को छू लेने वाले अतिथि देवो भव के सत्कार की, जिसके सामने पश्चिमी चिकित्सा के दिग्गज भी नतमस्तक हो गए। इस एक दौरे ने ऐसी चिंगारी लगाई कि आज दुनिया भर के अमीर लोग भारत की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। और इसके पीछे छिपी है एक अमेरिकी डॉक्टर दंपत्ति की आत्मा के कायाकल्प की आंसू भरी कहानी। दुनिया जिससे हैरान हुई और जिसे प्रेम कर बैठी, भारत के उस चमत्कार की पूरी कहानी अब आपके सामने है। 3,000 अमेरिकी बुजुर्गों की भारत यात्रा और आयुर्वेद से मुलाकात। इंपॉर्टेंट बात के साथ मनुकर वेद बात। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक दिन में 2 लाख यात्रियों का नया रिकॉर्ड। दुनिया भर के लोग भारत क्यों आना चाहते हैं? इसका चौंकाने वाला कारण। पूरी दुनिया में हलचल है। हम भारत में कैसे बस सकते हैं? जैसे ही 3,000 अमीर अमेरिकी क्लब सदस्यों को लेकर 6 चार्टर्ड विमान दिल्ली में उतरे, एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। सिर्फ 6 दिन और 5 रात की यात्रा खत्म होने के बाद कुछ लोग तो ऐसे रो रहे थे जैसे वे कभी भारत छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन शुरुआत से यह यात्रा इतनी शानदार नहीं थी। अमेरिका के एक रिटायर्ड डॉक्टर दंपत्ति एलन और सुजन के लिए यह एशिया के एक विकासशील देश की यात्रा थी जिससे उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं थी। पर हैरानी की बात यह है कि उनके द्वारा छोड़ा गया एक टूरिज्म रिव्यू पूरे अमेरिका में जंगल की आग की तरफ फैल गया और अब तक का सबसे चर्चित विषय बन गया। भारत आने वाली सभी उड़ानें पूरी तरह से भर गईं, अतिरिक्त उड़ानें चलानी पड़ीं और दुनिया भर के बुजुर्ग यात्रियों का भारत आना लगातार जारी है। आखिर उन अहंकारी अमेरिकियों ने भारत को अपनी यादों में कैसे बसाया? चलिए अब उस अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं। चिलचिलाती धूप कांच की बड़ी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। गोल्फ कोर्स के पार फैली हरी घास आंखों को चुभने जितनी चमकदार थी। मैं, सुजन, अपनी कॉफी का कप लेकर मेज पर बैठी थी। मेरे चारों ओर जाने पहचाने चेहरे थे। द प्लैटिनम ईयर्स क्लब के सदस्य, जिनके साथ हमने पिछले 5 साल बिताए थे। सुना है आज इस साल की यात्रा की घोषणा होने वाली है। बगल की सीट पर बैठी मार्गरेट ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। हर साल यह पल दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। पिछले साल हम स्विट्जरलैंड गए थे और उससे पहले इटली। इस बार कहाँ? मंच पर मेजबान आए। पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने माइक पकड़ा और धीरे से कहा, इस साल द प्लैटिनम ईयर्स क्लब की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का गंतव्य है। कुछ पल की खामोशी। आसप्रसेंट 4-7 से भारत। एक पल में ही हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने अपने पति एलन की ओर देखा। उनकी भौहें तन गई थीं। भारत? क्या बकवास है। मेरी आवाज उम्मीद से ज्यादा तेज निकली। आसपास के लोग भी हैरान थे। कोई सिर खुजला रहा था तो कोई पूछ रहा था, यह कहाँ है? मैंने मेज पर पड़ा ब्रोशर उठाया। उसके कवर पर ताजमहल की तस्वीर थी। नई दिल्ली लिखा था। ऐलान? भारत? सीरियसली? एलन ने धीरे से कहा। न भाषा समझ आती है न संस्कृति। सुना है वहां बहुत भीड़ और गरीबी है। बीमारियां भी बहुत हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। मैं भी सहमत थी। समाचारों में हम हमेशा भारत की भीड़, अव्यवस्था और तनावपूर्ण माहौल की खबरें ही देखते थे। और वो आयुर्वेद। एलन की आवाज धीमी हो गई। जड़ी बूटियां घोटकर पिलाते हैं और तेल से मालिश करते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं, कौन जानता है। तुम सही कह रहे हो। हम दोनों ने 30 साल अस्पतालों में काम किया था, एक सर्जन और एक नर्स के रूप में। बिना सबूतों वाले इलाज पर हमें हमेशा शक होता था। आयुर्वेद हमारे लिए सिर्फ एक पुरानी परंपरा थी और कुछ नहीं।
सुजन, शायद उतना बुरा ना हो, मार्गरेट ने कहा। वह पहले ही ब्रोशर खोल चुकी थी। आजकल भारत बहुत बदल गया है। मेरी एक दोस्त पिछले साल गई थी, फर्नथाइम करके, एज आ सिंसक लाइफ कैरिकेट कर, कहती थी कि घुटनों के दर्द वालों के लिए वहां बहुत अच्छी जगहें हैं। घुटनों के लिए? मेरी नजर अपने पैरों पर गई। पिछले कुछ महीनों से सीढ़ियां चढ़ना उतरना एक सजा बन गया था। हर सुबह एक चुभने वाला दर्द होता था। वहां एक थीजन सत्र भी है, किसी पारंपरिक स्वास्थ्य संस्थान में। एलन ने नाक सिकोड़ी। पारंपरिक स्वास्थ्य? क्या मजाक है? चिकित्सा विज्ञान है, परंपरा नहीं। हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने कहा। लेकिन मार्गरेट ने हंसते हुए कहा, फिर भी एक बार अनुभव करने में क्या बुराई है? फीस तो हम भर ही चुके हैं। यह बात सही थी। सदस्यता शुल्क कोई कम नहीं था। एलन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। वह हाथ बांधकर चुपचाप बैठ गया। वह बांधकर की बात करती है। चुपचाप बैठ गया। फीस तो हम बात करती है। वह हाथ बांधकर कोई बात करती है। मंच पर घोषणा जारी रही। कुल 3,000 सदस्य इस यात्रा में शामिल होंगे। इस बार हमने विशेष रूप से चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था की है। चार्टर्ड विमान शब्द सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। यह सामान्य उड़ान नहीं थी। हम न्यूयॉर्क से पराबुक सबक सवार बात करने के लिए 1,000 सदस्य पूल पर था, सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बिना रुके जाएंगे। सभी सीटें बिजनेस क्लास की होंगी और 24 घंटे व्यक्तिगत सहायक साथ रहेंगे। मार्मेंटीस सारदिया कार की 5 की। एलन ने अपने बंधे हाथ खोले। चार्टर विमान? मतलब उन्होंने अच्छा पैसा लगाया है। लगता है यह यात्रा उम्मीद से बेहतर हो सकती है। स्क्रीन पर दिल्ली हवाई अड्डे की तस्वीर दिखाई गई। यह साफ सुथरा और बेहद आधुनिक था। हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार। लॉबी की छत कांच की थी और फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। वो दिल्ली का हवाई अड्डा है, कहते हैं दुनिया के सबसे साफ हवाई अड्डों में से एक है, मार्गरेट ने फुसफुसाया। क्या सच में? हमारे हवाई अड्डों से भी बेहतर? एलन ने शक से देखा। पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। आसपास तालियां बजने लगीं। लेकिन मैं अब भी हिचकिचा रही थी। एक अनजान देश, एक अनजान देश, और एशिया में तो मैं पहली बार जा रही थी। तुम्हारा क्या इरादा है? एलन ने मुझे देखा। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। यूरोप छोड़कर भारत क्यों? तभी मेज पर एक मखमल का डिब्बा रखा गया। वेटर चुपचाप रखकर चला गया। ढक्कन खोलने पर अंदर सोने का पानी चढ़ा पासपोर्ट केस था। उस पर मेरा नाम खुदा हुआ था, सुजन मिलर। साथ में एक लगेज टैग भी था। चमड़े का स्पर्श बहुत मुलायम था। लगता है सारी तैयारी हो चुकी है, मार्गरेट ने हंसते हुए कहा। अब जाने में क्या हिचकिचाहट? नहीं गई तो अगले साल की फीस बर्बाद हो जाएगी। मैंने एक बार फिर अपने पति की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुरंत शिकायत करूंगा। हाँ, मैं भी कोई उम्मीद नहीं रख रही हूं, मैंने कहा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल थी, बेचैनी और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास। आखिर यह भारत देश है कैसा? हॉल से निकलकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीला आसमान फैला हुआ था। पार्किंग में हमारी कार इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मैम, आपका दिन अच्छा रहा? हाँ, शुक्रिया। कार में बैठते ही एलन ने कहा, सुजन, सच सच बताओ, क्या तुम उत्साहित हो? नहीं, मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। लेकिन मेराक है, आखिर उन्होंने भारत को ही क्यों चुना? फोर द पास वायदार में समंदर में मेरी कार का शिरवार का शायद सस्ता होगा। चार्टर विमान उड़ाना सस्ता तो नहीं हो सकता। उसकी बात में दम था। चार्टर विमान का खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो फिर जरूर कोई बात होगी। पता नहीं, जाकर ही देखेंगे। कार चल पड़ी। क्लब हाउस धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। मैंने हाथ में पासपोर्ट केस को कसकर पकड़ लिया। उसकी सुनहरी सतह धूप में चमक रही थी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जाना है। 1 महीने से भी कम समय है, एलन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। तैयारी करनी होगी। तैयारी? क्या तैयारी करनी है? बस सूटकेस ही तो पैक करना है। आरामदायक जूते जरूर रख लेना। तुम्हारे घुटनों में भी दर्द रहता है।
शुक्रिया, मेरी चिंता करने के लिए। कुछ पल की खामोशी छा गई। कार की खिड़की से आलीशान घर गुजर रहे थे, जिनके लॉन करीने से कटे हुए थे। हम जैसे ही लोग वहां रहते थे। सुजन, एलन ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर पसंद नहीं आया तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में गुदगुदी हो रही थी। अब मुझे सच में मैराक होने लगी थी कि भारत कैसा देश है। जब चार्टर विमान तक की व्यवस्था की गई है तो जरूर कुछ खास होगा। घर पहुंच गए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही मैंने एक बार फिर पासपोर्ट केस को देखा। सूजन मिलर, मेरा नाम साफ साफ खुदा हुआ था। अब तो जाना तय था। 1 महीने बाद मैं एक अनजान धरती पर कदम रखूंगी। अच्छा हो या बुरा, अनुभव तो मिलेगा ही। जाने वाली रात मैं बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। नींद नहीं आ रही थी। जिंदगी में पहली बार एशिया जा रही थी। यूरोप की आदत थी। संस्कृति, लोग, खाना, सब कुछ मिलता जुलता था। लेकिन एशिया अलग था। एक पूरी तरह से अलग दुनिया। सो जाओ, सुजन, कोई बड़ी बात नहीं है, एलन ने आंखें बंद करके कहा। एक भीड़ वाला देश ही तो है। देखने लायक क्या होगा वहां? सो जाओ। कल की उड़ान बहुत लंबी है। उसकी बात सही थी। 14 घंटे की उड़ान थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह हमारी निजी कार घर के सामने आ गई। ड्राइवर ने सामान रखा। हवाई अड्डे तक के रास्ते में एलन सोता रहा। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। चार्टर्ड विमान का टर्मिनल अलग था। हम लाउंज से होते हुए सीधे विमान में पहुंचे। सीट चौड़ी थी और विमान परिचारिकाएं बहुत विनम्र थीं। लेकिन दिल में अब भी बेचैनी थी। आप क्या लेना पसंद करेंगी? एक परिचारिका ने पूछा। शैंपेन, एलन ने जवाब दिया। मैंने भी वही मांगी। गिलास लेकर एक घूंट पिया। बुलबुले गले से नीचे उतर गए। 14 घंटे बहुत लंबे थे। 2 फिल्में देखीं, आदो बिक्सन सिन आनो की बात करेंगे, खाना खाया। फिर भी समय धीरे धीरे कट रहा था। खिड़की के बाहर लगातार अंधेरा था। यात्रियों, कृपया ध्यान दें, हम जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। केबिन में घोषणा गूंजी। मैंने तनकर बैठते हुए खिड़की से नीचे देखा। रोशनी नजर आई। एक शहर था, उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा। क्या यह सब दिल्ली है? नहीं, शायद गुड़गांव या नोएडा होगा। दिल्ली के पास के शहर। पास के शहर इतने बड़े हैं। बड़े में मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। रोशनी का सागर अंतहीन फैला हुआ था, जैसे किसी ने जमीन पर तारे बिखेर दिए हों। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आधा उत्साह, आधी चिंता। विमान के पहियों ने रनवे को छुआ। एक कंपन महसूस हुआ। आखिरकार पहुंच ही गए। यह सच में भारत है। मेरे हाथों में पसीना आ गया। चलो उतरते हैं। एलन उठा। मैं भी उसके पीछे उठी। गलियारे में आते ही पैर कांप रहे थे। 14 घंटे की उड़ान की थकान एक साथ हावी हो गई। हम गेट से बाहर निकले और उसी पल वक्त जैसे थम गया। छत बहुत ऊंची थी, बेहद ऊंची, पूरी कांच की बनी हुई। प्राकृतिक रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श संगमरमर की तरह चिकना और शीशे की तरह चमक रहा था। यह मेरे देखे हुए किसी भी हवाई अड्डे से ज्यादा साफ था। ओह, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। एलन, वो देखो। एलन ने उंगली से इशारा किया। वो देखो, एक रोबोट था, सफेद रंग का, जिसके सीने पर एक स्क्रीन लगी थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा था। भारत में आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? साफ हिंदी में आवाज आई। फिर स्क्रीन बदली और अंग्रेजी में वही वाक्य लिखा आ गया। यह अपने आप बदल गया था। क्या यह असली है? साफ हिंदी में आवाज आएगा कोड। मैंने पूछा। लग तो असली ही रहा है। एलन ने भी आंखें फाड़कर देखा। 40 एलन ने भी आंखें फाड़कर देखा। रोबोट ने फिर पूछा, क्या मैं आपको आप्रवासन इमिग्रेशन काउंटर तक ले चलूं? हाँ, धन्यवाद, मैंने बेमन से जवाब दिया। रोबोट आगे आगे चलने लगा। हम उसके पीछे पीछे हो लिए। आप्रवासन काउंटर नजर आया। लोग कतार में खड़े थे, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था। कोई धक्का मुक्की नहीं थी। ऑटोमेटेड इमिग्रेशन का इस्तेमाल करो,
मार्गरेट ने बगल से कहा। ऑटोमेटेड? हाँ, बस चेहरा और फिंगरप्रिंट दिखाना है। बहुत जल्दी हो जाता है। हम मशीन के सामने खड़े हुए। स्क्रीन पर कई भाषाएं थीं। हमने अंग्रेजी चुनी, पासपोर्ट स्कैन किया, फिंगरप्रिंट दिया। सिर्फ 5 सेकंड लगे। हो गया? हाँ, हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अमेरिका में कम से कम 10 मिनट लगते थे। सवाल, जवाब और जांच के बाद यहां 5 सेकंड में काम हो गया। बहुत तेज है, एलन ने फुसफुसाया। कुछ ज्यादा ही तेज। क्या यह सुरक्षित है? हम सामान लेने की जगह पर गए। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, द प्लैटिनम ईयर्स क्लब के सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। दिल को अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। सामान आ गया। एलन ने बैग उठाया। मैंने भी अपना सूटकेस खींचा और बाहर निकलने लगी। स्वचालित दरवाजे चुपचाप खुले। दरवाजे से बाहर निकलते ही हवा बदल गई। ताजी थी, स्फूर्तिदायक। एशिया की वह चिपचिपी नमी नहीं थी, बल्कि वसंत की ठंडी हवा चल रही थी। हवा कितनी साफ है। हाँ, बहुत अच्छी है। एलन ने भी एक गहरी सांस ली। नाक में जाने वाली हवा शुद्ध थी। प्रदूषण की गंध बिल्कुल नहीं थी। सांसपोर्ट माखुर्दी। पार्किंग में हमारी लिमोजिन बसें इंतजार कर रही थीं। काली, चमकदार, बिल्कुल नई। ड्राइवर ने हमारा सामान रखा। भारत में आपका स्वागत है। ड्राइवर में हे क्रे, उसने धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा। उच्चारण भी बिल्कुल सही था। धन्यवाद। हम बस में चढ़े। सीटें मुलायम और चौड़ी थीं, चमड़े की थीं। खिड़कियां भी बड़ी थीं। हम ठीक समय पर प्रस्थान करेंगे, घोषणा हुई। मैंने घड़ी देखी। ठीक तय समय था। 1 मिनट का भी फर्क नहीं था। कितने पाबंद हैं। हाँ, समय का बहुत ध्यान रखते हैं। बस चल पड़ी। खिड़की के बाहर दृश्य बदलने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें थीं। कांच की इमारतें धूप में चमक रही थीं। ये सब क्या है? मैंने पूछा। कंपनियों के दफ्तर होंगे। इतने सारे? मेरे पास शब्द नहीं थे। इमारतों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। यह न्यूयॉर्क से कम नहीं था। शायद उससे भी ज्यादा आधुनिक, उससे भी ज्यादा साफ। हम हाईवे पर आ गए। सड़कें साफ सुथरी थीं। साइन बोर्ड पर हिंदी के नीचे अंग्रेजी भी लिखी थी। एलन, मैंने धीरे से कहा, यह जगह उम्मीद से कहीं बेहतर है। मैं भी यही सोच रहा हूं। बहुत हैरानी हुई। हमारे सारे पूर्वाग्रह टूटकर बिखर रहे थे। हमने इसे एक पिछड़ा, अविकसित देश समझा था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। शांति थी, जीवंतता थी। बगल की लेन से गाड़ियां गुजर रही थीं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सब नई गाड़ियां थीं। उन गाड़ियों को देखो, सब नए मॉडल हैं। हाँ, यहां के लोग काफी अमीर लगते हैं। अमेरिका से ज्यादा अलग नहीं है। एलन भी हैरान था। मैं भी। लगभग आधे घंटे बाद हम दिल्ली शहर में दाखिल हुए। इमारतें और भी घनी हो गईं। लोग भी बहुत थे, लेकिन शोर नहीं था। एक व्यवस्था थी। वो रहा, हमारा होटल। मार्गरेट ने इशारा किया। कांच की एक गगनचुंबी इमारत। लॉबी रोशनी से जगमगा रही थी। बस रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। हम होटल के अंदर गए। लॉबी बहुत बड़ी थी। छत पर विशाल झूमर लटक रहे थे और संगमरमर का फर्श चमक रहा था। होटल के कर्मचारी एक कतार में खड़े होकर सिर झुकाकर नमस्ते कर रहे थे। उनकी मुस्कान में गर्मजोशी थी। औपचारिकता नहीं, बल्कि जिनसिन महसूस हो रही थी। चेक इन हमारे ग्रुप स्टाफ ने कर लिया था। हमें बस अपने कमरे की चाबी लेनी थी। बहुत आसान था। हमें प्रॉब्लम बरहार पर की सन्स और वंस कर दो कंड्रेंड और बरसात। हम लिफ्ट में चढ़े। 25वीं मंजिल। ऊपर जाते हुए कान सुन्न हो गए। दरवाजा खुला और हम गलियारे में निकले। कालीन बहुत मुलायम था। हमने अपने कमरे का दरवाजा खोला और हमारी सांसें थम गईं। वाह! खिड़की के बाहर पूरा दिल्ली शहर दिख रहा था। इमारतों का जंगल, रोशनी की चमक। दूर अरावली की पहाड़ियां भी नजर आ रही थीं। शहर और प्रकृति एक साथ। सुजन, यह देखो। एलन खिड़की के पास गया। यह अमेरिका से किसी भी मायने में कम नहीं है। हाँ, शायद।
मैं कहते कहते रुक गई, क्योंकि मेरे मन में आया शायद उससे बेहतर है, ज्यादा साफ, ज्यादा व्यवस्थित। मैं बिस्तर पर बैठ गई। गद्दा बहुत मुलायम था। थकान थी, पर मन अजीब तरह से हल्का था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। सूर्यास्त की लालिमा ने इमारतों को नारंगी रंग में रंग दिया था। शाम को हमें आराम करना था। शरीर थका था, पर कमरे में बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं राख हो रही थी। एलन, कॉफी पिएंगे? जरूर। लॉबी में एक कैफे है। हम लिफ्ट से नीचे आए। लॉबी के बगल में कैफे था। कांच के दरवाजे के पार लोग बैठे थे। कॉफी की महक आ रही थी। हमने दरवाजा खोला, पर काउंटर पर कोई नहीं था। उसकी जगह एक बड़ी स्क्रीन खड़ी थी। टच पैनल। यह क्या है? एलन पास गया। स्क्रीन पर मेन्यू था, लेकिन सब हिंदी में था। हमने हाथ बढ़ाया और रुक गए। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्क्रीन स्लाइड शो की तरह बदल रही थी। कॉफी की तस्वीरें गुजर रही थीं। एक एलन पास, ओफर बाजत, सेकंड पर, बाजत, पर हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे। हम उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। क्या हम यह कर पाएंगे? तभी पीछे से आवाज आई, मे आई हेल्प यू सर? एक नौजवान कर्मचारी था, 20-22 साल का। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। ओह यस, प्लीज। हमने राहत की सांस ली। कर्मचारी ने स्क्रीन पर कुछ टच किया और तुरंत सब कुछ अंग्रेजी में बदल गया। सारे मेन्यू साफ दिखने लगे। वाह, यह तो इतना आसान था। यस मैम, द लैंग्वेज बटन इज ऑन द टॉप राइट। कर्मचारी ने बहुत विनम्रता से समझाया। उसके चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं थी। 2 हॉट अमेरिकनोस प्लीज। उसने स्क्रीन पर ऑर्डर दर्ज किया। कीमत भी आ गई। हमने कार्ड टच किया। बीप की आवाज आई और पेमेंट हो गया। योर ऑर्डर नंबर इज 24। प्लीज कलेक्टेड फ्रॉम देयर। हम एक मेज पर बैठ गए। खिड़की के बाहर लोग गुजर रहे थे। वे व्यस्त लग रहे थे, पर जल्दबाजी में नहीं थे। उनमें एक सुकून था। टेक्नोलॉजी तो अच्छी है ही, पर यहां के लोग ज्यादा अच्छे हैं। क्या मतलब? उस कर्मचारी को देखो। हमें मुश्किल में देखकर तुरंत मदद के लिए आ गया। एलन ने सिर हिलाया। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। या तो इंतजार करने को कहते, या कहते कि निर्देश पढ़ लो। कॉफी आ गई। भाप उठ रही थी। एक घूंट पिया। बहुत स्वादिष्ट थी। अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। कॉफी पीते हुए हमने चारों ओर देखा। लोग शांति से बैठे थे। कोई लैपटॉप पर काम कर रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था। एक शांत माहौल था। कॉफी खत्म करके हम उठे और कमरे में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े। लिफ्ट में भीड़ थी। दरवाजा खुला। तभी एक आदमी ने पूछा, आप कौन सी मंजिल पर जाएंगे? वह 30-35 साल का लग रहा था। सूट पहने हुए था। अचानक पूछे गए सवाल से हम चौंक गए। जी, 25वीं मंजिल। उस आदमी ने 25 का बटन दबा दिया। बटन जल उठा। उसने मुस्कुराकर सिर झुकाया और अपनी मंजिल पर उतर गया। दरवाजा बंद हो गया। मैंने एलन की ओर देखा। यह क्या था? पता नहीं। बस मदद कर रहा था शायद। लेकिन हम तो अजनबी थे। हाँ, पर कितना स्वाभाविक था। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। अमेरिका में ऐसा कभी नहीं होता। लिफ्ट में कोई किसी के लिए बटन नहीं दबाता। सब अपना काम खुद करते हैं। 25वीं मंजिल आ गई। गलियारे में चलते हुए मैं सोच रही थी, कैसे हैं इस देश के लोग? क्यों ये अजनबियों के प्रति इतने दयालु हैं? एलन ने कंधे उचकाए। शायद संस्कृति का फर्क है। हम कमरे में आए। खिड़की के बाहर सूरज डूब चुका था। आसमान लाल और नारंगी रंगों से भरा था। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मैंने अपने घुटनों को सहलाया। दर्द अब भी था, पर थोड़ा कम लग रहा था। या शायद यह मेरा वहम था। एलन, थोड़ा आराम करके रात के खाने पर चलते हैं। ठीक है। मैं थक गया हूं। मैंने आंखें बंद कर लीं। नींद आ रही थी, पर मन शांत था। एक अजीब सा सुकून था। एक अनजान देश में। आधे घंटे बाद एलन ने जगाया। हमने आरामदायक कपड़े पहने और बाहर निकले। लॉबी में अब भी चहल पहल थी, पर शोर नहीं था। होटल से बाहर निकले। शाम की हवा ठंडी और ताजी थी। सड़कों पर लोग चल रहे थे। दुकानों के साइन बोर्ड चमक रहे थे। चलते चलते हमने चारों ओर देखा।
सड़कें साफ थीं, कचरे का एक टुकड़ा भी नहीं था, फुटपाथ भी चौड़े थे। न्यूयॉर्क से बिल्कुल अलग। हमने एक भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। बिल चुकाकर जब हम बाहर निकले तो मैनेजर ने दरवाजे तक आकर झुककर धन्यवाद कहा, फिर जरूर आइएगा। उसके अभिवादन में चिंसिन थी। बाहर रात की हवा ठंडी थी, आसमान में तारे दिख रहे थे। हम हाथ में हाथ डाले होटल की ओर चल पड़े। कमरे में आकर खिड़की के बाहर देखा। दिल्ली की रात रोशनी से जगमगा रही थी। रोशनी का सागर था। एलन, हम, इस देश के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने भी महसूस किया। मैंने भी महसूस किया। मैं बिस्तर पर लेट गई। शरीर थका था, पर मन हल्का था। मेरे पूर्वाग्रह धीरे धीरे टूट रहे थे। भारत देश के बारे में मेरी मैराक और बढ़ रही थी। आज का दिन हैरान करने वाला था। टच स्क्रीन कियोस्क की सुविधा, अजनबियों की दयालुता, साफ सुथरी सड़कें, सब कुछ अप्रत्याशित था। कल क्या देखने को मिलेगा? अगले दिन दोपहर के खाने का समय था। ग्रुप टूर शुरू हो गया था। हम होटल के बड़े बैंक्वेट हॉल में गए। दरवाजा खोलते ही हमारी सांसें थम गईं। यह बहुत भव्य था। छत ऊंची थी, झूमर चमक रहे थे, सैकड़ों मेजें लगी थीं, 3,000 लोगों के बैठने के लिए। हर मेज पर पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प की सजावट थी। बीच में गेंदे के फूलों का सुंदर गुलदस्ता रखा था। बीच में गेंदे के फूलों के पारंपरिक भारत थी। वाह, एलन ने फुसफुसाया। मैंने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा स्वागत समारोह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने अपनी सीट ढूंढी। मेज पर हमारे नाम का कार्ड रखा था। सुनहरे अक्षरों में सूजन मिलर लिखा था। बहुत सम्मानजनक महसूस हुआ। मेज पर हमारे कार्ड 72, हमारे सीट करेंगे। मंच पर रोशनी हुई। संगीत बजने लगा। सितार और तबले की मधुर ध्वनि, यह रहस्यमयी और आकर्षक थी। मंच पर एक मेजबान आई। उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। भारत के मैत्रीपूर्ण वसंत में आपका स्वागत है, उन्होंने शुद्ध अंग्रेजी में कहा। पूरा हॉल शांत हो गया। मंच के पीछे एक बड़ी लेड स्क्रीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरने का वीडियो चल रहा था। फिर नर्तकियां मंच पर आईं। वे रंग बिरंगे लहंगे पहने हुए थीं, गुलाबी, पीला, हरा। उन्होंने कत्थक नृत्य शुरू किया। उनके हाथों की मुद्राएं और पैरों की थिरकन मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। संगीत बदला। आधुनिक संगीत के साथ भारतीय वाद्ययंत्रों का मिश्रण था। नर्तकियों के पहनावे भी बदल गए। पारंपरिक और आधुनिक का अद्भुत संगम। क्या यह वही एशिया है जिसके बारे में हम सोचते थे? एलन ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। यह बिल्कुल अलग था। हमने तो इसे पुराना और पिछड़ा हुआ समझा था, लेकिन यह आधुनिक और परिष्कृत था। नृत्य समाप्त हुआ। जोरदार तालियां बजीं। मैंने भी ताली बजाई। मैं बहुत प्रभावित हुई थे। इसके बाद खाना परोसा जाने लगा। पहला कोर्स सूप था, फिर सलाद। मुख्य कोर्स में मुगलई व्यंजन थे, कबाब और बिरयानी बहुत ही खूबसूरती से परोसा गया था। खाना बेहद स्वादिष्ट था। बगल की मेज पर बैठे लोग भी बहुत खुश थे। मिठाई में जलेबी और रबड़ी थी। खाना खत्म होने पर मंच फिर से रोशन हुआ। इस बार एक स्कूल का गायक मंडली थी। बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्होंने एक जाना पहचाना गीत गाना शुरू किया, यू रेज मी अप। बच्चों की आवाज हॉल में गूंज उठी। उनकी आवाज में मासूमियत और पवित्रता थी। गीत का हर एक शब्द दिल को छू रहा था। मैंने चारों ओर देखा। लोगों की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग महिला ने तो आंखें ही बंद कर ली थीं। मेरी भी आंखें नम हो गईं। गाना खत्म हुआ। कुछ पल की खामोशी और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। सब लोग अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। बच्चों ने 90 डिग्री झुककर अभिवादन किया। उनका व्यवहार बहुत अनुशासित था। मेजबान फिर से मंच पर आईं। आज इस शाम को यादगार बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भारत में बिताया गया समय आपके दिलों में एक गर्मजोशी भरी याद बनकर रहेगा। हॉल में रोशनी हो गई। हम अपनी सीट से उठे। पैर कांप रहे थे। भावनाओं के कारण ऐसा स्वागत समारोह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एलन, मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा। यह सच में अद्भुत था। हाँ, अविश्वसनीय। हम गलियारे में आए। लोग अब भी हैरान थे। यह बहुत सुंदर था। मार्गरेट पास आई। बच्चों का गाना सुनकर मैं रो पड़ी।
मैं भी। हम तीनों हंस पड़े। लॉबी में आकर खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली शहर दिख रहा था। धूप खिली हुई थी। सूजन, हम। ऐसा लगता है जैसे हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नजरअंदाज कर रहे थे। क्या मतलब? हम मन, हम मन, हम मन। हमें क्या पता था कि दुनिया में ऐसी भी संस्कृति मौजूद है। हमने एशिया को बहुत कम आंका। एलन की आवाज में पछतावा था। मैं भी यही महसूस कर रही थी। हम पूर्वाग्रहों में जी रहे थे। हम मानते थे कि विकसित देश सिर्फ पश्चिम में है, लेकिन हम गलत थे, पूरी तरह से गलत। भारत विकसित था। उसकी तकनीक, उसकी संस्कृति, उसके लोग, सब कुछ हैरान करने वाला था। और सबसे बढ़कर यहां गर्मजोशी थी। मैंने खिड़की के बाहर लोगों को हंसते बोलते चलते देखा। एक शांतिपूर्ण दृश्य। शाम को हम कमरे में लौटे। मैं बिस्तर पर लेटी आज के दिन के बारे में सोच रही थी। नर्तकियों का सुंदर नृत्य, बच्चों की पवित्र आवाज, सब कुछ याद आ रहा था। मुझे भारत देश से प्यार होने लगा था। दूसरे दिन दोपहर में हमारी बस चली। अब हमें छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था। हम एक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जा रहे थे। एलन ने फिर से भौहें सिकोड़ी। आयुर्वेद? मतलब वही तेल मालिश और जड़ी बूटी? हाँ, अवैज्ञानिक है। मैं भी सहमत थी। हमने 30 साल चिकित्सा जगत में बिताए थे। बिना सबूतों वाला इलाज हमें पसंद नहीं था। पिछले 2 दिनों में भारत ने हमें हैरान किया था, लेकिन हमें लगा कि चिकित्सा के मामले में यह पश्चिम का मुकाबला नहीं कर सकता। बस की खिड़की से एक इमारत दिखी। कांच की बनी आधुनिक इमारत। वो रहा संस्थान। मार्गरेट ने कहा, उम्मीद से ज्यादा आधुनिक है। इमारत किसी कॉरपोरेट ऑफिस जैसी लग रही थी। हमने तो किसी पुरानी जर्जर इमारत की कल्पना की थी। हम बस से उतरे। अंदर घुसते ही चंदन की हल्की हल्की खुशबू आई। मन शांत हो गया। गलियारे की दीवारों पर तस्वीरें नहीं, बल्कि डेटा ग्राफ लगे थे। हृदय गति, रक्तचाप, शरीर का तापमान, वैज्ञानिक डेटा। यह आयुर्वेद है, एलन ने धीरे से कहा। हमें एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहां कुर्सियां एक गोले में रखी थीं। एक युवा व्यक्ति अंदर आया। उसने सफेद कुर्ते पर बेज रंग का जैकेट पहना था। उसने अपना परिचय डॉ. अर्जुन शर्मा के रूप में दिया। आपका स्वागत है। आज हम इलाज नहीं, बल्कि अनुभव करेंगे। उसने धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा। आप अपने शरीर के संकेतों को महसूस करेंगे। यह कोई चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है। उसने साफ कर दिया, जिससे हमें थोड़ी राहत मिली। उसने समझाना शुरू किया। आयुर्वेद और पश्चिमी चिकित्सा का दृष्टिकोण अलग है। पश्चिमी चिकित्सा बीमारी को ढूंढकर उसे खत्म करती है। आयुर्वेद पूरे शरीर के संतुलन को देखता है। दोनों सही हैं, बस रास्ते अलग हैं। एलन हाथ बांधकर बैठा था, शक भरी नजरों से। लेकिन वह सुन रहा था। पहला अनुभव शुरू करते हैं। एक सहायक एक छोटी सी मशीन लेकर आया। एक सेंसर था जिसे उंगली पर लगाना था। यह नाड़ी तरंग मापक है। यह आपके दिल की धड़कन के पैटर्न को दिखाता है। सबने सेंसर लगाया। मैंने भी लगाया। स्क्रीन पर एक तरंग दिखने लगी, जो लगातार चल रही थी। आपकी नाड़ी अभी थोड़ी तेज है। यात्रा की थकान और जेट लैग के कारण। डॉ. शर्मा ने मेरी स्क्रीन की ओर इशारा किया। तरंग अनियमित थी। एक गहरी सांस लीजिए। मैंने वैसा ही किया। धीरे धीरे सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी। स्क्रीन पर तरंग चिकनी और नियमित हो गई। मैं हैरान थी। मन को शांत होता हुआ महसूस कर पा रही थी। एलन अपनी स्क्रीन को घूर रहा था। सांस लेने से हृदय गति बदल जाती है। यह तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नियंत्रण है। बिल्कुल सही। डॉ. शर्मा मुस्कुराए। आयुर्वेद में हम इसे प्राण का प्रवाह कहते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान की भाषा में यह तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया है। नाम अलग हैं, पर चीज वही है। एलन की आंखों में एक चमक आई। उसने सिर हिलाया। उसके मन में कुछ बदल रहा था। प्राण, तो यह हमारे शारीरिक सिस्टम से ही जुड़ा है। वह धीरे से बुदबुदाया। इन द पेस्टिन्स। दूसरा अनुभव। हमें कुर्सी पर आराम से बैठने को कहा गया। एक गाइड ने धीरे से कहा, अपने टखनों को धीरे धीरे घुमाइए। यह सिर्फ व्यायाम नहीं, आपके शरीर से संवाद है। आप अपने घुटनों को बता रहे हैं कि सब ठीक है,
हम धीरे धीरे चलेंगे। मैं हंस पड़ी। चिकित्सा में संवाद यह पहली बार सुन रही थी, पर मैंने वैसा ही किया। टखनों को धीरे धीरे घुमाया। मैंने अपने घुटनों पर ध्यान केंद्रित किया। हैरानी की बात है, ऑल में सन की और ती द तत ऑल में एक ऑल में जी। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैं उनसे बात कर रही हूं। कुछ मिनट बाद मेरे घुटनों का दर्द थोड़ा कम महसूस हुआ। क्या यह मेरा वहम था? नहीं, यह सच था। एलन मुझे देख रहा था। उसने मेरे चेहरे पर सुकून के भाव देखे। उसने अपने बंधे हाथ खोल दिए। मांसपेशियों को आराम, तंत्रिका प्रतिक्रिया, दर्द का दमन। वह खुद से बातें कर रहा था। यह सब तो मन के संकेतों का शरीर तक पहुंचना ही है। हम हमेशा सिर्फ दवाओं और सर्जरी की बात करते रहे। उसकी आवाज में पछतावा था। तीसरा अनुभव। डॉ. शर्मा एक छोटा सा बॉक्स लेकर आए। अंदर जड़ी बूटियों से बनी एक पोटली थी। यह एक उत्तेजक पोटली है। हम इसे आपकी त्वचा पर हल्का सा स्पर्श करेंगे ताकि प्रतिक्रिया देख सकें। मैं हिचकिचाई, लेकिन यहां तक आकर खाली हाथ लौटना ठीक नहीं था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गर्म पोटली ने जैसे ही मेरी हथेली को छुआ, एक चुभन के बजाय एक गर्मजोशी का एहसास फैला। अजीब है, दर्द नहीं हुआ, क्योंकि आपका तनाव खत्म हो गया है। शरीर मन की भाषा सुनता है। शरीर मन की भाषा सुनता है। यह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। एलन मुझे देखता रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। हम हमेशा सिर्फ शरीर का इलाज करते रहे। उसने धीमी आवाज में कहा, मन को तो हमने कभी पूछा ही नहीं। अनुभव समाप्त हुआ। बस में लौटते हुए मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। धूप गर्म थी। अजीब है, शरीर बहुत हल्का लग रहा है। हाँ, अगर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एलन ने जवाब दिया। पर हम दोनों जानते थे, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं था, यह असली था। शरीर ने प्रतिक्रिया दी थी। मन को आराम मिला तो शरीर को भी मिला। कार की कान्नी कार की अपने शरीर में परिसारी परिसारी की। हम 30 साल तक मानते रहे कि सबूत ही सच है। शोध पत्र, क्लिनिकल ट्रायल, आंकड़े। लेकिन आज पहली बार अनुभव किसी भी शोध पत्र से ज्यादा ठोस लग रहा था। बस होटल पहुंची। कमरे में आकर मैंने अपने घुटनों को छुआ। आज दर्द थोड़ा कम था। एलन बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान के पीछे बहुत सारे विचार थे। हम जानते थे कि आज पहली बार विश्वास ने पूर्वाग्रह पर जीत हासिल की थी। पश्चिमी चिकित्सा ही सब कुछ नहीं है, आयुर्वेद भी एक विज्ञान है। और सबसे बढ़कर मन का इलाज करना कितना जरूरी है। शाम को खाने पर एलन ने कहा, सूजन, मैंने आज एक सबक सीखा है। मैंने भी। हम दोनों हंस पड़े, दिल से। पूर्वाग्रह की दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और उस छेद से रोशनी अंदर आ रही थी। भारत देश हमें सिखा रहा था मतभेदों को स्वीकार करना, खुले दिमाग से देखना और अनुभव का सम्मान करना। रात गहरी हो रही थी। मैं अपने घुटनों को सहलाते हुए सो गई। बहुत दिनों बाद ऐसी गहरी नींद आई थी। तीसरे दिन की सुबह। आज हमें आजादी थी। ग्रुप की तरफ से कुछ विकल्प दिए गए थे। दिल्ली मेट्रो का अनुभव कैसा रहेगा? मार्गरेट ने पूछा। मेट्रो? एलन ने सिर उठाया। एक गाइड साथ रहेगा जो बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। हम पुरानी दिल्ली घूमेंगे। यह अच्छा रहेगा। एलन में मुझे हिंगवे हुई। न्यूयॉर्क की सबवे तो बहुत खतरनाक थी। रात में तो हम कभी नहीं जाते थे। दिल्ली की मेट्रो कैसी होगी? हम लॉबी में गाइड से मिले। वह 30-35 साल की एक महिला थी। आज हम चांदनी चौक जाएंगे, जो एक पारंपरिक बाजार है। हम मेट्रो से जाएंगे। हम स्टेशन की ओर चले। सीढ़ियां उतरते ही मैं हैरान रह गई। स्टेशन बहुत साफ था। फर्श चमक रहा था। हमने कार्ड टच करके गेट पार किया। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हमारी आंखें खुली रह गईं। वो क्या है? एलन ने इशारा किया। प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच कांच की दीवार थी। यह प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं, सुरक्षा के लिए, गाइड ने बताया। पूरी दिल्ली मेट्रो में लगे हैं। पूरी मेट्रो में। मुझे विश्वास नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में तो ऐसा नहीं था। वहां अक्सर लोग पटरियों पर गिर जाते थे। स्क्रीन पर ट्रेन के आने का समय दिख रहा था। 2 मिनट बाद। ठीक 2 मिनट बाद ट्रेन आई। प्लेटफॉर्म के दरवाजे और ट्रेन के दरवाजे एक साथ खुले।
कोई गैप नहीं था। हम ट्रेन में चढ़े। अंदर बहुत साफ था, कोई बदबू नहीं थी। यह ऑफिस जाने का समय है। एलन हैरान था। भीड़ थी, पर कोई धक्का मुक्की नहीं थी। सब शांति से चढ़ उतर रहे थे। न्यूयॉर्क में तो इस समय हाहाकार मचा होता। सीटें भरी हुई थीं। तभी एक नौजवान लड़की उठी। आप बैठ जाइए, उसने इशारा किया। मैंने मना किया, पर वह मुस्कुराकर सीट छोड़कर चली गई। भारत में आपका स्वागत है, उसने अंग्रेजी में कहा। धन्यवाद। मैं सीट पर बैठ गई। मेरी आंखें भर आईं। अमेरिका में ऐसा कभी नहीं होता। वहां सब अपनी परवाह करते हैं। एलन ने मेरा हाथ पकड़ा। यहां के लोग एक दूसरे पर भरोसा करना जानते हैं। कुछ स्टेशन गुजर गए। लोग चढ़े, उतरे, पर कोई अफरा तफरी नहीं थी। गाइड ने बताया, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहले उतरने वालों को रास्ता दो। खिड़की से स्टेशन के नाम गुजर रहे थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। मैंने देखा कि कुछ सीटें खाली थीं, जिन पर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए आरक्षित लिखा था। नौजवान लोग खड़े थे, पर उन सीटों पर कोई नहीं बैठा था। वो सीटें खाली क्यों हैं? वे आरक्षित हैं। नौजवान लोग चाहे कितने भी थके हों, उन पर नहीं बैठते। सच में? जी, यह हमारी संस्कृति है। मैं हैरान थी। यह कोई कानून नहीं था, बस एक संस्कृति थी, एक वादा जिसे सब निभाते थे। हम स्टेशन से बाहर निकले। चांदनी चौक का प्रवेश द्वार था। लोगों की भीड़ और शोर था। एलन, यह देश सच में अद्भुत है। हाँ, सिस्टम तो अद्भुत है ही, पर लोग उससे भी ज्यादा अद्भुत हैं। सिस्टम तो पैसे से बनाया जा सकता है, पर लोगों की सोच बदलने में सदियां लगती हैं। भारत के लोगों ने यह कर दिखाया था। एक दूसरे का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और कमजोरों की मदद करना, यह उनके स्वभाव में था। आज सुबह मेट्रो में मैं 2 बार हैरान हुई। पहली बार प्लेटफॉर्म डोर्स देखकर, जो सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता को दिखाता था, और दूसरी बार सीट देने वाले नौजवान को देखकर, जो दूसरों के प्रति उनके सम्मान को दिखाता था। इन्हीं 2 बातों ने मुझे भारत का असली चेहरा दिखाया था। तकनीक और दिल एक साथ, विकास और सम्मान एक साथ। अब हम बाजार में दाखिल हो रहे थे। बाजार के अंदर घुसते ही आवाजों का सैलाब आ गया। लोगों की बातें, हंसी, दुकानदारों की आवाजें। वाह, यह है बाजार। एलन की आंखें फैल गईं। गलियों के दोनों ओर दुकानें थीं। पुरानी इमारतें थीं, पर गंदगी नहीं थी। हम धीरे धीरे चलने लगे। खाने पीने की दुकानें थीं। परांठे, जलेबी, छोले, भटूरे। अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे भाई साहब, चक्कर तो देखिए, एक दुकानदार ने हाथ हिलाया। वह 60-65 साल की एक महिला थी। हाँ, विदेशी मेहमान। यह दही भल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने एक दोने में थोड़ा सा दही भल्ला दिया, मुफ्त में। हाँ, पसंद आए तो खरीदना, वरना कोई बात नहीं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका में तो चखने के भी पैसे लगते थे। मैंने एक टुकड़ा खाया, बहुत स्वादिष्ट था। एक प्लेट दे दीजिए। एलन ने पर्स निकाला। महिला ने पैसे लिए और मुस्कुराकर कहा, भारत यात्रा का आनंद लीजिए। उसकी मुस्कान में जिनसिन थी। थोड़ा आगे बढ़े। एक जलेबी की दुकान थी। एक दादाजी बड़ी सी कढ़ाई में जलेबियां तल रहे थे। एक प्लेट जलेबी दे दीजिए। दादाजी ने गर्मागर्म जलेबियां दीं। कितने हुए? बस 30 रुपये। बस? एलन हैरान था। हाँ बेटा, खाकर देखो, अच्छी लगे तो फिर आना। हम एक बेंच पर बैठकर खाने लगे। जलेबियां बहुत स्वादिष्ट थीं। एलन, यहां चीजें कितनी सस्ती हैं। हाँ, अमेरिका में तो इसका 3 गुना दाम होता। हमने चारों ओर देखा। लोग खा पी रहे थे, हंस रहे थे। बगल की मेज पर एक भारतीय दादी बैठी थीं। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराया। कहाँ से आए हो? अमेरिका से। अरे वाह, बहुत दूर से। कैसा लगा भारत? बहुत अच्छा। लोग बहुत दयालु हैं। चलो, अच्छा लगा सुनकर। खूब खाओ पियो। वह हाथ हिलाकर चली गईं। अजीब है, मैंने कहा। क्या? यहाँ के लोग अजनबियों से इतनी आसानी से बात कैसे कर लेते हैं? वे बहुत मिलनसार हैं। वे अजनबियों को भी पड़ोसियों की तरह मानते हैं।
हमने बाजार में और घूमा। कपड़े, जूते, मसाले, सब कुछ था। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे। वो देखो, कुल्फी है, कहते हैं बहुत मशहूर है। लाइन लंबी थी। हम भी लग गए। 10 मिनट बाद हमारा नंबर आया। हमने कुल्फी खरीदी। एक टुकड़ा खाते ही मुंह में स्वाद घुल गया। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। हम बाजार से बाहर निकले। पेट भरा हुआ था और दिल भी। इस देश के लोगों में सच में बहुत प्यार है। हाँ, ये पैसे से ज्यादा इंसान को महत्व देते हैं। हम हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। बाजार में हमने सिर्फ खाना नहीं देखा था, हमने लोगों की मुस्कान देखी, उनका प्यार देखा और चीजों के वाजिब दाम देखे। यह सब भारत का दिल था। विकसित देश बहुत हैं, पर जिस देश में प्यार और अपनापन जिंदा हो, वह दुर्लभ है। भारत के पास दोनों थे। दोपहर की धूप ढल रही थी। हम मेट्रो से वापस लौट रहे थे। आज हमने बहुत कुछ सीखा था। परंपराओं को कैसे जीवित रखा जाता है और प्यार कैसे बांटा जाता है। रात का खाना खाकर हम होटल की लॉबी में लौटे। पियानो की धीमी धुन बज रही थी। एक स्टाफ सदस्य हमारे पास आया। आज रात मौसम बहुत अच्छा है। पास में ही इंडिया गेट है। पास में ही इंडिया गेट है। आप वहां टहलने जा सकते हैं। रात में बहुत सुंदर लगता है। रात में? इस समय? मैंने हैरानी से पूछा। घड़ी में 10 बज रहे थे। जी मैम, दिल्ली रात में भी बहुत सुरक्षित है। बहुत से लोग वहां जॉगिंग करते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। मैंने एलन की ओर देखा। चलें? इस समय? हम पर्यटक हैं। कोई खतरा हुआ तो चलो, खुद ही देख लेते हैं। क्या यह सच है? एलन ने कुछ सोचा और सिर हिला दिया। ठीक है, चलते हैं। हम कमरे में जाकर हल्के कपड़े पहनकर बाहर निकले। होटल से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सड़क पर रोशनी थी। स्ट्रीट लाइट जल रही थीं। दुकानों के साइन बोर्ड चमक रहे थे। एक महिला हेडफोन लगाए जॉगिंग करती हुई गुजरी। अकेली। वो महिला अकेली है। रात के 11 बजे। एलन ने चारों ओर देखा। नहीं, बस दौड़ रही है। एलन ने चारों ओर देखा। एलन ने चारों ओर देखा, बेफिक्र होकर। मुझे विश्वास नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। थोड़ा आगे चले। एक 24 घंटे खुला कैफे था। अंदर नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हंस बोल रहे थे। रात में इतनी शांति कैसे हो सकती है? हम इंडिया गेट की ओर बढ़े। दूर से ही रोशनी में नहाया हुआ इंडिया गेट दिख रहा था। वहां पहुंचकर हमने देखा कि बहुत से लोग थे। परिवार, दोस्त, प्रेमी जोड़े, सब सुकून में दिख रहे थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था। हम एक बेंच पर बैठ गए। आज रात पहली बार मन इतना शांत है, मैंने कहा। हाँ, दुनिया में ऐसी भी रातें होती हैं। एलन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक जोड़ा हाथ में हाथ डाले टहल रहा था। एक लड़की अकेली बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसने हेडफोन भी नहीं लगाया था। वह अपने आसपास से बेखबर थी। उस लड़की को देखो, एलन ने फुसफुसाया। उसे कोई डर नहीं है। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक परिवार साइकिल चला रहा था। माता पिता और एक बच्चा। बच्चा हंस रहा था। रात में बच्चे के साथ साइकिल चलाना, यहां यह संभव है। हमने एक गहरी सांस ली। हम लगभग आधे घंटे बैठे रहे। कुछ नहीं हुआ। कोई चिल्लाया नहीं, कोई लड़ा नहीं, बस शांति थी। चलें? हम होटल लौटते समय सड़कें अब भी रोशन थीं। हम एक दुकान पर पानी खरीदने के लिए रुके। दुकानदार ने अंग्रेजी में पूछा, रात की सैर पर निकले हैं? हाँ, इंडिया गेट गए थे। अच्छा लगा? हाँ, बहुत सुंदर था। दिल्ली की रातें सुरक्षित हैं, चिंता मत कीजिए, दुकानदार ने गर्व से कहा। होटल लौटकर कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की रात रोशनी से जगमगा रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। एलन, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी। एलन ने बत्ती बुझा दी। अंधेरा हो गया, पर मन में रोशनी थी। आज एक अनजान देश में पहली बार हमने पूर्वाग्रह के बजाय विश्वास देखा था। भारत के लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। उस विश्वास ने सुरक्षा पैदा की थी। सुरक्षा ने शांति दी थी और शांति में लोग आजाद थे। यही भारत की रात थी। डर के बिना, विश्वास के साथ। मैंने आंखें बंद कर लीं। आज देखे हुए दृश्य याद आने लगे। जॉगिंग करती महिला,
कैफे में बैठे नौजवान, किताब पढ़ती लड़की, साइकिल चलाता परिवार, वे सब आजाद थे। हम ऐसी आजादी बहुत पहले भूल चुके थे। हमने सीखा था कि रात खतरनाक होती है, पर यहां ऐसा नहीं था। रात भी दिन की तरह शांतिपूर्ण थी। मैं सो गई, बहुत दिनों बाद, बिना किसी बुरे सपने के। चौथे दिन की सुबह। आज हम हुमायूं का मकबरा देखने जा रहे थे। गाइड ने बताया, यह भारत के मुगल बादशाह का मकबरा है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। अमेरिका का इतिहास बहुत छोटा था, भारत की तुलना में बहुत ही छोटा। बस रुकी और हम उतरे। उतरते ही हमारा मुंह खुला रह गया। लोगों की भीड़ थी और उनमें से ज्यादातर विदेशी थे। ये सब विदेशी हैं, लग तो यही रहा है। यूरोपीय, एशियाई, मध्य पूर्वी, हर तरह के लोग थे। और बहुतों ने पारंपरिक भारतीय कपड़े, कुर्ता, पायजामा और साड़ी पहनी हुई थी। यहाँ किराए पर मिलते हैं, पहनने से अच्छा महसूस होता है, मार्गरेट ने कहा। हम भी पहने। हमने भी किराए पर कपड़े लिए। मैंने हल्का हरा सूट पहना और एलन ने नीला कुर्ता। शीशे में खुद को देखा। अजीब लग रहा था, पर सुंदर भी। हम मकबरे के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। दरवाजा बहुत भव्य था। अंदर घुसते ही एक बड़ा सा बगीचा था, जिसमें फव्वारे चल रहे थे। लोग तस्वीरें खींच रहे थे। हर तरफ हंसी की आवाजें और अलग अलग भाषाएं सुनाई दे रही थीं। दुनिया भर से लोग आए हैं, एलन ने कहा। हाँ, मुझे नहीं पता था कि भारत इतना लोकप्रिय है। मकबरे की इमारत लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी थी। उसकी वास्तुकला अद्भुत थी। क्या यह इमारत सैकड़ों साल से खड़ी है? एलन ने पूछा। जी, कई बार इसकी मरम्मत हुई, पर इसने अपने इतिहास को सहेज कर रखा है, गाइड ने जवाब दिया। इतिहास का यह सम्मान देखकर हम बहुत प्रभावित हुए। बाहर आकर हमने देखा कि यूरोपीय पर्यटकों का एक समूह था, जिनका गाइड उन्हें फ्रेंच में समझा रहा था। कितने विदेशी हैं यहाँ। हाँ, लगता है भारत सच में मशहूर हो गया है, मैंने कहा। उनकी परंपरा अब दुनिया का फैशन बन गई है। हाँ, कुछ साल पहले तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था। बगीचे में एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरा। उसने असली पारंपरिक कुर्ता पहना हुआ था। उसमें एक अलग ही शान थी। एक युवा जोड़ा सेल्फी ले रहा था। वे बहुत खुश लग रहे थे। यहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं, एलन ने कहा। यह देश अपनी परंपराओं को सहेजते हुए दुनिया को अपना रहा है। यही भारत था। पुराना मकबरा अब भी जिंदा था और दुनिया भर के लोग उसे देखने आ रहे थे। परंपराएं किसी संग्रहालय में बंद नहीं थीं, वे लोगों के जीवन का हिस्सा थीं। एलन, यह देश तैयार है। क्या मतलब? इसने 1000 साल की तैयारी की है, अपने इतिहास को बचाया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। इसीलिए आज दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। एलन की बात मेरे दिल में उतर गई। अमेरिका का इतिहास छोटा था, पर वह अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत पर गर्व करता था। भारत अलग था। वह अपने लंबे इतिहास और संस्कृति से दुनिया को आकर्षित कर रहा था। समय हो गया था। हमने कपड़े बदले और बस में बैठ गए। दोपहर के खाने के बाद हमारा अगला पड़ाव राष्ट्रीय संग्रहालय था। संग्रहालय? अक्षरों का? मार्गरेट ने पूछा। जी, भारत की लिपियों के बारे में, गाइड ने जवाब दिया। आधे घंटे बाद हम एक आधुनिक इमारत के सामने थे। अंदर घुसते ही लॉबी में दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में अ लिखा था, देवनागरी लिपि में। बहुत सुंदर लग रहा था। हम प्रदर्शनी हॉल में गए। वहां एक होलोग्राम के जरिए दिखाया जा रहा था कि कैसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि से देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों का विकास हुआ। यह सब हजारों साल पहले हुआ था? एलन हैरान था। जी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। अद्भुत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत दिलचस्प है। एलन, जो एक सर्जन था, बहुत ज्ञानी था, उसका हैरान होना ही इस बात का सबूत था कि यह कितनी बड़ी बात थी। दीवार पर एक वाक्य लिखा था, लिपि जो मन को दर्शाती है। पढ़कर मैं भावुक हो गई। ज्ञान को साझा करने की यह सोच अविश्वसनीय थी। शासक तो ज्ञान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, पर भारत अलग था। उसने ऐसी लिपियां बनाईं जिन्हें सब सीख सकें। काम की मंत्री अलग था, काम काम की पाँच। तभी स्कूल के बच्चों का एक समूह आया। एक बच्चे ने हमें देखकर हाथ हिलाया। नमस्ते,
नमस्ते। एक और बच्चा पास आया। आप कहाँ से आए हैं? उसने अंग्रेजी में पूछा। अमेरिका से। वाह। भारत कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर देश है। धन्यवाद। बच्चे ने सिर झुकाकर कहा। बच्चे कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मार्गरेट ने कहा। और कितने विनम्र हैं। आखिरी प्रदर्शनी में दिखाया गया था कि कैसे ये प्राचीन लिपियां आज के डिजिटल युग के लिए भी पूरी तरह से उपयुक्त हैं। हिंदी टाइपिंग बहुत तेज थी क्योंकि उसमें अनुमानित पाठ, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट की सुविधा थी। यह देखकर हम हैरान रह गए कि हजारों साल पुरानी लिपि डिजिटल युग में भी इतनी कारगर है। संग्रहालय से बाहर आकर हमने कुछ यादगार चीजें खरीदी। मैंने एक की चेन खरीदा जिस पर हिंदी में सूजन लिखा था। एलन ने भी एक खरीदा जिस पर एलन लिखा था। सूजन, अगर लिपियों का भी व्यक्तित्व होता तो देवनागरी एक बहुत ही दयालु लिपि होती। क्या मतलब? इसे लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था ताकि सब ज्ञान प्राप्त कर सकें। वह भावना आज भी महसूस होती है। एलन ने सिर हिलाया। हाँ, शायद भारत की असली ताकत उसकी लिपियों से ही शुरू हुई थी। बस में लौटते हुए मैंने सोचा, यह ज्ञान साझा करने वाला देश है। इसका उद्देश्य साफ था, ताकि सब सीख सकें, सब संवाद कर सकें, ताकि ज्ञान किसी का विशेषाधिकार न रहे बल्कि सबका अधिकार बने। यही भावना आज भी यहाँ की शिक्षा, तकनीक और संस्कृति में जीवित थी। होटल पहुंचकर कमरे की खिड़की से देखा। दिल्ली में बत्तियां जलने लगी थीं। एलन, मुझे भारत से और भी ज्यादा प्यार हो गया है। मुझे भी। कल हमारा आखिरी दिन था। दिल्ली के पास एक झील पर विदाई भोज का आयोजन था। मुझे अभी से दुख हो रहा था। इस देश में हमने बहुत कुछ सीखा था। तकनीक, संस्कृति, इतिहास और सबसे बढ़कर दिल। 5वां दिन, आखिरी दिन। सुबह हमने एक मॉल में जाकर अपने परिवार के लिए तोहफे खरीदे। दोपहर को होटल लौटकर सामान पैक किया। बस, खत्म हो गया। एलन ने कहा। हाँ, बहुत जल्दी बीत गया। मेरा दिल भारी हो रहा था। शाम को 6 बजे हम लॉबी में इकट्ठा हुए। बस हमें एक झील की ओर ले जा रही थी। आज की जगह बहुत खास है, मार्गरेट ने कहा। कहाँ? झील के किनारे बना एक शीशे का रेस्टोरेंट है। आधे घंटे बाद हम एक आधुनिक, शीशे की बनी इमारत के सामने थे। अंदर घुसते ही हमारी सांसें थम गईं। हॉल बहुत बड़ा था। छत और दीवारें शीशे की थीं। बाहर झील और आसमान साफ दिख रहा था। मेजों पर मोमबत्तियां जल रही थीं। हम खिड़की के पास वाली मेज पर बैठे। पानी शांत था। दूर रोशनी की जगमगाहट दिख रही थी। धीमा जैज संगीत बज रहा था। मेजबान मंच पर आईं। इस आखिरी शाम को आपके साथ बिताना हमारे लिए सम्मान की बात है। आज दिल्ली आपके लिए चमकेगी। बोर दिन वॉर ऑफ आपके शेम के बाद एक सेंस सी एंड अनसी एंड कैन सी अनसी एंड एफ्री। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और तभी आसमान में रोशनी चमकने लगी। सैकड़ों ड्रोन थे। वे रंग बदल रहे थे। लाल, नीला, पीला, हरा। उन्होंने आसमान में लिखा, जय हिंद, हिंदी और अंग्रेजी में। लोगों की भीड़ में से वाह की आवाजें आने लगीं। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ड्रोन ने अपनी जगह बदली और आसमान में कमल का फूल बना दिया। क्या यह सब हमारे लिए है? किसी ने पूछा। मेजबान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी, आप सबके लिए, क्योंकि आप खुले दिल से यहां आए। मेरा दिल भर आया। झील के ऊपर आतिशबाजी होने लगी। शांत आतिशबाजी। आवाज नहीं थी, पर बहुत सुंदर थी। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने पोंछे, पर वे फिर से बहने लगे। एलन ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी भी आंखें नम थीं। सूजन, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। क्यों? क्योंकि हम यह पल देख पा रहे हैं। 21 अनपरीस्ट कान में। मैंने सिर हिलाया। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने चारों ओर देखा। सब रो रहे थे। खुशी के आंसू। एक बुजुर्ग महिला रुमाल से आंखें पोंछ रही थी। सब एक जैसा महसूस कर रहे थे। आभार, कांदोन और बिछड़ने का दुख। खाना परोसा जाने लगा। हर एक व्यंजन बहुत स्वादिष्ट था, पर हमारा ध्यान बाहर के नजारे पर था। ड्रोन, आतिशबाजी, सब कुछ एक सपने जैसा था। कार्यक्रम समाप्त हुआ। मेजबान ने कहा,
आपका भारत आना हमारे लिए गौरव की बात थी। हम आशा करते हैं कि यह पल आपके दिलों में एक गर्मजोशी भरी याद बनकर रहेगा। रोशनी वापस आ गई। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। मैंने एक आखिरी बार झील को देखा। यहां बिताए 5 दिन मेरी आंखों के सामने घूम गए। हर पल ने मेरे पूर्वाग्रहों को तोड़ा था। भारत वैसा देश नहीं था जैसा हमने सोचा था। यह उससे कहीं ज्यादा सुंदर और प्यारा था। एलन, मैंने कहा, भारत ने मेरे दिल का इलाज कर दिया। यह बिल्कुल सही था। मेरे घुटनों में दर्द अब भी था, पर मेरा मन हल्का हो गया था। पूर्वाग्रह खत्म हो गए थे। एक खुला दिल मिल गया था। यही असली इलाज था। एक प्रतिहास किनियन स्पर्ता के तलक, साथ ही सारी सार पर दी। हम बस में लौटे। होटल के रास्ते में सब चुप थे। शब्दों की जरूरत नहीं थी। कमरे में आकर सामान देखा। कल सुबह की उड़ान थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। यह दिल्ली की आखिरी रात थी। बत्ती बुझा दी। अंधेरा हो गया, पर मन में रोशनी थी। यह रोशनी भारत देश ने जलाई थी। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। उठने का मन नहीं था। खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली जाग रही थी। सूरज उग रहा था। हमने सामान बंद किया। तैयार हो? हम। पर जाने का मन नहीं है। मेरा भी। हम लॉबी में उतरे। 3000 सदस्य वहां थे। सबके चेहरे पर उदासी थी। क्या हमें सच में जाना होगा? एक बुजुर्ग महिला ने स्टाफ से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जी, उड़ान का समय हो गया है। महिला की आंखें भर आईं। हर तरफ लोग रूमाल से आंखें पोंछ रहे थे। भारत बहुत अच्छा था। हम फिर आएंगे। मेरी भी आंखें नम हो गईं। बसें इंतजार कर रही थीं। होटल का स्टाफ कतार में खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। आपकी यात्रा मंगलमय हो। फिर आइएगा। बस चल पड़ी। होटल पीछे छूट गया। हवाई अड्डे के रास्ते में सब चुप थे। दिल्ली की सड़कें, इमारतें, सब कुछ अब जाना पहचाना लग रहा था। हम हवाई अड्डे पहुंचे। चेक, खा, इन किया। गेट की ओर जाते हुए लोग बातें कर रहे थे। यह यात्रा जिंदगी भर याद रहेगी। हाँ, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। खुरम मोद्रमा में हेजात सबाद आंसर जिंदगी भर याद रहेगी। चार्टर्ड विमान इंतजार कर रहा था। बस अब खत्म, मैंने कहा। नहीं, शायद अब शुरुआत है। एलन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमें लोगों को बताना होगा कि हमने क्या देखा। विमान ने उड़ान भरी। खिड़की से भारत छोटा होता गया। मेरे आंसू फिर बहने लगे। एलन, मैं फिर आऊंगी। वादा करो। मैं भी वादा करता हूं। 44 में विमान बादलों में खो गया। भारत दिखना बंद हो गया। 14 घंटे की उड़ान। मैं सो गई। सपने में भारत देखा। हम न्यूयॉर्क पहुंचे। अपनी धरती। हवाई अड्डा अजीब लग रहा था। गंदा, अव्यवस्थित। भारत से बिल्कुल अलग। घर पहुंचे। जानी पहचानी खुशबू, पर कुछ अलग था। घर बदल गया है, मैंने कहा। नहीं, हम बदल गए हैं, एलन ने कहा। अगले दिन दोस्तों के फोन आए। भारत कैसा था? अद्भुत, साफ, दयालु, सुरक्षित। सच में एशिया। हाँ, अपने पूर्वाग्रहों को भूल जाओ। भारत एक महान देश है। एक हफ्ते बाद द प्लैटिनम ईयर्स क्लब की वेब पत्रिका से फोन आया। क्या आप यात्रा वृत्तांत लिख सकती हैं? जरूर। मैंने और एलन ने मिलकर लिखा। 2 रातें जगे। अपना हर अनुभव उसमें डाल दिया। शीर्षक था, बिना दवा के इलाज। जैसे ही वह प्रकाशित हुआ, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। क्या यह सच है? अविश्वसनीय। मैं भी जाना चाहता हूं। सैकड़ों कमेंट्स आए। उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। एक हैशटैग बन गया, हीलिंग इन इंडिया। 2 हफ्ते बाद अमेरिकी मीडिया ने इस पर ध्यान दिया। स्थानीय अखबार में एक लेख छपा, रिटायर्ड लोगों को भारत में मिली नई उम्मीद। हमारी कहानी और तस्वीर छपी। हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। रेडियो पर हमने भारत की कहानी सुनाई। भारत में ऐसा क्या खास था? वहां के लोग, उनमें गर्मजोशी और विश्वास था। क्या आप फिर जाना चाहेंगे? जरूर। हम जरूर जाएंगे। मार्कू आर्थाली आर्थाली थाली। मार्कू आर्थाली थाली साल थाली आर्थाली साली थाली थाली। प्रसारण के बाद ईमेल की बाढ़ आ गई।
मैं भी जाना चाहता हूं। कैसे बुक करूं? हमारी एक छोटी सी यात्रा वृत्तांत ने एक बड़ी लहर पैदा कर दी थी। शाम को मैंने खबर देखी। वरिष्ठ यात्रियों का भारत दौरा बढ़ा। स्क्रीन पर दिल्ली हवाई अड्डे का दृश्य था। एलन, देखो, ये हमने किया है। एलन ने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ, हमने सच बताया। हाँ ने किया है। अब द सेंडेड अवार्ड। 3 हफ्ते और बीत गए। एक सुबह मैंने CNN लगाया। एक विशेष कार्यक्रम चल रहा था। भारत, एक दूसरे की परवाह करने वाला देश। रिपोर्टर कह रहा था, इस बुजुर्ग दंपत्ति की यात्रा सिर्फ एक टूरिज्म रिव्यू नहीं थी, बल्कि इसने दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदल दिया। कुछ दिनों बाद बदलाव साफ दिखने लगा। मैंने एयरलाइन की वेबसाइट खोली। भारत की उड़ानें भरी हुई थीं। सीटें उपलब्ध नहीं। डेल्टा, यूनाइटेड, अमेरिकन एयरलाइंस सब भरी हुई थीं। अगले दिन खबर आई, प्रमुख एयरलाइंस ने भारत के लिए उड़ानें बढ़ाईं। प्रमुख एयरलाइंस ने भारत के लिए उड़ानें बढ़ाईं। द प्लैटिनम ईयर्स क्लब से ईमेल आया। हीलिंग टूर टू इंडिया कार्यक्रम के 10 बैच 5 दिनों में बिक गए। फ्लोरिडा, शिकागो, लंदन, हर जगह से बुजुर्ग भारत के लिए बुकिंग कर रहे थे। मेरी आंखें भर आईं। अब उन लोगों को भी पता चलेगा जो कांदोन हमने महसूस किया था। एलन ने कहा, तुम्हारे लिखे लेख ने लोगों को प्रेरित किया। लेख ने नहीं, मैंने सिर हिलाया। लोगों को जिनसिन ने खींचा। वही भारत की असली ताकत है। एलन ने सिर हिलाया। हमने एक देश की यात्रा की, पर ऐसा लगता है जैसे हम भविष्य की यात्रा करके आए हैं। हाँ, मैं हंस पड़ी। हमने जो वसंत दिल्ली में देखा था, अब उसे पूरी दुनिया देखेगी। एलन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। धन्यवाद। किस लिए? मेरे साथ चलने के लिए। खुले दिमाग से। मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करती हूं। मेरे हाथ में रखी की चेन गर्म महसूस हो रही थी। इस पल भी कोई ना कोई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर रहा होगा। रोबोट देखकर हैरान हो रहा होगा। प्लेटफॉर्म डोर्स देखकर चकित हो रहा होगा और लोगों की दयालुता देखकर रो रहा होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम हुए थे। यह थी सुजन और एलन की भारत यात्रा की कांदोनक कहानी।